तत्काल आदेश हुआ नरेंद्र मोदी के यहाँ से, पीएमओ से खट्टर को फोन किया मोदी ने और कहा किसानों पर बम बरसा करो, बम बरसा, और 200 से ज्यादा आंसू गैस के बम गोले की वर्षा खट्टर सरकार ने हमारे किसानों पर की। बोबडे साहब, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया राम मंदिर निर्माण का, और राम मंदिर के आड़ में ये आरएसएस के गुंडे हमारे देश के किसानों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए हथियार बंद गुंडे घूम रहे उत्तर प्रदेश में और जानबूझ करके इस समय दंगा फैलाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। अगले 10 साल में न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने से 45 लाख करोड़ का नुकसान हमारे किसानों को भुगतना पड़ा। इसके लिए जांच कमेटी बिठाएं। आपने देखा फेक इनकाउंटर में उसकी पोल खोल करने वाले संजीव भट्ट को आजीवन कारावास कराने वाले, ये तड़ी पार रह चुका जो गृह मंत्री है, इसको सजा सुनाने से पहले जस्टिस लोया को मिटाने वाले और सुप्रीम कोर्ट को अपने पक्ष में करने के लिए तब के मुख्य न्यायाधीश गोगोई को बलात्कार के मामले में फंसाने वालों की सरकार है। रावत साहब, आज 10वें दौर की बातचीत थी जो नाकाम हुई है। अभी सरकार ने 19 तारीख जो है वो ऐसा सुनने में आ रहा है कि 19 तारीख दे दी है। आज सुबह भी बहुत सारे अखबारों में छपा था कि सरकार कानून वापस नहीं लेगी और संशोधन कर सकती है। कैसे देखते हो आंदोलन कब तक और क्यों? हठधर्मी सरकार की तरफ से और किसान पीछे जाने को वापस? ये 2 सवाल एक सांस में आप कर रहे हैं। पहला सवाल आपका है कि आंदोलन का आप अंत क्या देखते हैं, तो मैं आपके माध्यम से देश के 137 करोड़ आबादी को बताना चाहता हूं, देश में संघ सरकार के मुखिया मोहन भागवत को बताना चाहता हूं, अगर 3 काले कानून कायम रहे तो मोदी सरकार को जाना पड़ेगा। साफ साफ बता रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत मोदी सरकार को नहीं बचा पाएगी, और यदि मोदी सरकार को रहना है तो 3 काले कानून को जाना होगा, उसकी विदाई करनी होगी। एक लाइन में मैं आपके माध्यम से देश के करोड़ों किसान परिवारों को बधाई देना चाहता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर चलते हुए जो किसान परिवार के बेटे गुमराह हो गए थे, उन्होंने भाजपा का गमछा झंडा फूंक करके किसान आंदोलन का दामन थाम लिया है। इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। ये मैं जोरदार तरीके से आपसे कह रहा हूं। गुमराह होकर के जिन्होंने, उनको समझ आ गया, क्या समझ आया मैं बताना चाहता हूं। मैं 2-3 मुद्दे आपको बताना चाहता हूं, आप सब देख लीजिए। हमारे किसानों से कहा गया ये गुमराह हो रखे किसान हैं, फिर कहा गया कि ये पाकिस्तान परस्त है, चीन परस्त है, और फिर कहा गया कि ये खालिस्तानी है, और सुप्रीम कोर्ट में हमारे देश की मोदी सरकार ने कहा इसमें खालिस्तानी है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, सच में यदि नरेंद्र मोदी तुम चाय वाले के औलाद हो तो तुम मुझे बताओ हमारे सिंगू बॉर्डर में कौन खालिस्तानी है, हमारे टिकरी बॉर्डर में कौन खालिस्तानी है, हमारे गाजीपुर बॉर्डर में कौन खालिस्तानी है, और हमारे शाहजहांपुर तक 8 जगह धरने चल रहे हैं। बता दो, धरने मतलब हम सब दिल्ली आ रहे हैं, हमारा कोई धरना नहीं है, हम तो सड़क से संसद तक पहुंच रहे हैं, पर जहां जहां तुम्हारी पुलिस ने रोका हुआ है वहां वहां हम सब लोग हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं मोदी, तुम ये बताओ कि हमारे किसान आंदोलन में तुमने खालिस्तानी कहां से भेजा, और वो कौन सा व्यक्ति, उसका नाम बताओ। आप हैरान होंगे, एक तरफ ये कह रहे हैं हम खालिस्तानी हैं और दूसरी तरफ हमसे बात करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे देश का पूरा 14 करोड़ परिवार, किसानों के पूरे भारत में हमारे देश के 3 काले कानून जो लाए गए कोरोना काल में, उन्हें खत्म कराने के लिए, और हमारे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बने। टमाटर का भी रेट तय हो, आलू का भी रेट तय हो, दूध का भी रेट तय हो, दही का भी रेट तय हो, और लहसुन और प्याज का भी रेट तय हो, हमारे देश में भिंडी और हरी मिर्च का भी रेट तय हो। इस गारंटी की मांग को लेकर के हमारा कानून लड़ाई चल रही है, और मोदी सरकार एक तरफ कह रही है कि हमारे को समझ नहीं आ रहा है। इस नैतिक इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। एक तरफ आप टाइम दे रहे हैं चर्चा पर चर्चा का, हमारे देश में आपने देखा होगा मंदिर मस्जिद का विवाद के लिए तय हुआ सुप्रीम कोर्ट रोजाना सुनवाई करेगा। हमारा देश की राजधानी दिल्ली में चारों तरफ हमारे किसान 51 दिन से डटे हुए हैं, और सरकार पिंजरे में बंद है, तो रात दिन क्यों नहीं चर्चा करते हैं भाई? तारीखों के क्रोनोलॉजी पर आपको जाना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से एक बात दोबारा रिपीट करता हूं, हमारे किसानों पर आरोप लग रहा है कि हम चीन परस्त हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे राष्ट्र की राजधानी के गिर्द गिर्द किसान जो बैठे हैं उन पर आरोप लग रहा है चीन परस्त हैं,
तो आप सब लोग याद कीजिए, गलवान घाटी में जिस दिन 15 जून को हमारे 20 जवानों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी और 76 जवानों को घायल कर दिया गया था, 17 तारीख तक मोदी का मुंह नहीं खुला। पूछो इस देश के गद्दार और चीन के वफादार से, हमारे देश के जवानों की शहादत पर मुंह क्यों नहीं खोला? और 17 तारीख को मुंह खोल के बोले 1124 करोड़ का जो ठेका है टनल बनाने का, ये रद्द किया जाता है। और 3 जनवरी को मैं कहना चाहता हूं, 4 जनवरी को देश के अखबार और टेलीविजन को बताया जाना था, जो आपने तारीख की बात की कि चीन की कंपनी को ठेका चला गया, लेकिन इस बात को दबाने के लिए 4 जनवरी को एक तो विज्ञान भवन में किसानों के साथ संवाद का टाइम रखा गया ताकि टीवी अखबार उसकी चर्चा करते रहे, चीन की कंपनी को ठेका दे दिया, बात गौण हो जाए। और दूसरा, आयकर विभाग की टीम अचानक रॉबर्ट वाड्रा के यहाँ छापामारी करने चली जाए ताकि रॉबर्ट वाड्रा का मामला ज़्यादा गूंजे और किसान का मामला ज़्यादा गूंजे और ये बात दब जाए। लेकिन देखिए क्रोनोलॉजी का हिस्सा, 3 तारीख को नरेंद्र मोदी के पास रिपोर्ट पहुंचती है कि दैनिक जागरण आज ही 3 जनवरी को ये रिपोर्ट छापने वाला है कि चीन की कंपनी को भारत की सरकार ने ठेका दे दिया। तो उससे ध्यान भटकाने के लिए तत्काल आदेश हुआ नरेंद्र मोदी के यहाँ से, पीएमओ से खट्टर को फोन किया मोदी ने और कहा किसानों पर बम बरसा करो, बम बरसा, और 200 से ज्यादा आंसू गैस के बम गोले की वर्षा खट्टर सरकार ने हमारे किसानों पर की ताकि सारा ध्यान किसानों पर बम वर्षा पर चला जाए। और हमारे देश के साथ में गद्दारी और चीन के साथ वफादारी करने का जो मामला है, तो आप सब बोलिए चीन परस्त कौन है? हमारे देश के निहत्थे जवानों को मरवाया, बिहार रेजिमेंट को, बिहार में चुनाव के लिए बिहार रेजिमेंट को बच्चा मरवा दिया। और अभी हमारे देश के किसान 3 काले कानून को वापसी के लेकर के शहादत दे रहे हैं और मोदी कह रहा है मैं पश्चिम बंगाल में किसानों की शहादत का वोट मांगूंगा। आपको समझना चाहिए, जवान मरे हमारे किसान के लाल हमारा। और जब किसानों की मौत होती है, जब बेटों की शहादत हुई तो चीन के कंपनी का ठेका वापस ले लिया। और जब सैनिकों के पिता यहाँ शहादत देने लग गए 57 से ज़्यादा, तो चीन को ठेका दे दिया। तो चीन को सजा दी मोदी ने कि सैनिकों के परिवारों को सजा दी। ये बात भी देश के सैनिक और भूतपूर्व सैनिकों से मैं अपील करना चाहता हूँ, ये सोचने का विषय आपका है। इसलिए इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। मोदी सरकार जो काम स्वयं नहीं कर पा रही थी, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कमेटी का गठन करवाया। और मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश जी आपसे कहना चाहता हूँ, आपने 4 सदस्यों के नाम तय किए, उनमें एक है भूपेंद्र सिंह मान। उन्होंने लिख करके दिया इस्तीफा उस कमेटी से, कहा मैं पंजाब की जनता और देश के किसानों के हित के खिलाफ काम नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं इस कमेटी से इस्तीफा देता हूं। इसका मतलब बड़ा साफ है। सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश जी, हम लोग 500 संगठन है, 500 संगठन, और 8 को आपने नोटिस भेजा। हम 500 संगठन में कोई कोर्ट नहीं गया, आपने 8 को नोटिस क्यों भेजा? और आपके द्वारा बनाई गई कमेटी, जिसको 1 दिसंबर को पहले मोदी सरकार बनवा रही थी, उसके औचित्य पर आपकी कमेटी के सदस्य भूपेंद्र सिंह मान ने प्रसन्न चिन्ह लगा दिया। वो किसानों के हित के खिलाफ है। उसमें चारों के चारों सदस्य इस काले कानून के पक्षधर रहे। इसलिए मैं आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश बोबडे जी आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के मान और सम्मान की रक्षा के लिए, हमारे देश के जो 137 करोड़ की आबादी का जो आस्था सुप्रीम कोर्ट में है, उसे कायम रखते हुए और हमारे किसानों के बलिदान को देखते हुए और हमारे देश के खेती खलियान, खेत खलियान और खाद्यान्न को कंपनियों के हवाले गिरवी करने का षड्यंत्र करने वाली मोदी सरकार की बात न सुने। और आप जब भूपेंद्र सिंह मान कह चुके हैं कि ये कमेटी किसानों के हित के खिलाफ है, आप इस कमेटी का को रद्द करो, खारिज कर दो और मोदी सरकार को एक आदेश दो, इन 3 कानून को, काले कानून खत्म किया जाए और हमारे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर खरीद का कानून बनाया जाए, तो स्वतः ही हमारा आंदोलन समाप्त हो जाएगा। अन्यथा आप तोप का, देखिए मैं बोबडे साहब एक बात कहना चाहता हूँ, 34 साल का लड़ाका हूँ, बहुत लाठियाँ खाई, कई बार जेल में रहा हूँ। एक बात चैलेंज से कह सकता हूँ, इतिहास साक्षी है, विश्व में इतना बड़ा निडर, इतना बड़ा लोकतांत्रिक और इतना बड़ा बलिदानी आंदोलन आज तक हमने नहीं देखा। ये लाखों लाख किसान तुम्हारे टैंक से नहीं डरने वाले हैं,
तोप से नहीं डरने वाले हैं, गोलियों से नहीं डरने वाले हैं, पानी की बौछार से, कड़कती ठंड से, बरसात से डरने वाले नहीं हैं। और इनमें कुर्बानी देने का बड़ा जज्बा है। इन्होंने तय किया हम गांधी की तरह अहिंसा की तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे और शहीद आजम भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां की तरह अपने हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर देंगे। लेकिन हम 3 काले कानून को हटवाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनवाने से कम किसी बात को हम मंजूर करने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं। और दूसरा, ध्यान भटकाने का षड्यंत्र। बोबडे साहब, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया राम मंदिर निर्माण का, और राम मंदिर के आड़ में ये आरएसएस के गुंडे हमारे देश के किसानों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए हथियार बंद गुंडे घूम रहे उत्तर प्रदेश में और जानबूझ करके इस समय दंगा फैलाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। आप दूसरी भूमिका क्यों नहीं करते? आप जांच कमेटी बिठाते हैं, बिठाया जांच कमेटी। उन गुंडों को आतंक फैलाने का ऑर्डर किसने दिया? और क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट तत्काल अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए उन आतंकी वारदात पर विराम लगाने का काम करता है? ये अपील मैं आपसे करना चाहता हूं। बोबडे साहब, आपने कमेटी किस बात की बिठाई? एक काले कानून की आप कमेटी बिठाते। नरेंद्र मोदी ने ताली बजा के देश में ताला लगा दिया। 27 लाख करोड़ का नुकसान हुआ और दवा नहीं बनी, सारे ताले खोल दिए। और हमारे देश में जहाज चल रहे हैं, हमारे देश में बसें चल रही हैं, रैलियां हो रही हैं, हमारे देश में रेल पर ताले लगे हुए हैं। ये रेलवे को खत्म करने का षड्यंत्र है। जांच इस पर होनी चाहिए। हमारे देश में नोटबंदी करके 16-17 में 5 लाख करोड़ का नुकसान, टैक्स पद्धति बदल करके 17-18 में 12 लाख करोड़ का नुकसान, और असंगठित क्षेत्र में 40 लाख करोड़ का नुकसान, 24 लाख करोड़ का नुकसान, और तालाबंदी करके 27 लाख करोड़ का नुकसान। और जांच होनी चाहिए। हमारे देश और दुनिया के अर्थशास्त्रियों की रिपोर्ट है, पिछले 10 साल में न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने से 45 लाख करोड़ का नुकसान हमारे किसानों को भुगतना पड़ा। इसके लिए जांच कमेटी बिठाएं। ये काले कानून पर जांच कमेटी मत बिठाइए। इससे हमारी सुप्रीम कोर्ट के प्रति हमारा भी सम्मान, हमारा मन में ठेस आएगी, लगेगा, शंका होगी। इस शंका के बादल आप कृपया उस पर ना सुप्रीम कोर्ट पर ना आने दे। ये अपील मैं आपसे करता हूँ। रावत साहब, एक बड़ा सवाल, जैसा अभी आपने बताया, अगर इस देश का दलित आंदोलन करे तो वो माओवादी नक्सली, इस देश का मुसलमान आंदोलन करे तो वो पाकिस्तानी, और इस देश का किसान आंदोलन करे तो वो पाकिस्तानी और खालिस्तानी। अगर मैं सारी बात कहूँ तो देश का 85% समाज, जिसको एक बात में कहा जाएगा बहुजन समाज, अगर आंदोलन करे तो वो खालिस्तानी, पाकिस्तानी और चीनी, फिर ये देशभक्त कौन से 15% लोग? नहीं, ये परसेंट, ये सुनिए, आप आबादी को आपने गोल कर दिया। हमारे देश की महिलाएं अगर सड़क पर आती हैं अपने अधिकारों को लेकर के, तो ये कहते हैं महिलाओं को सड़क पर नहीं आना चाहिए। आधी आबादी देश की ऐसी गायब कर देते हैं। जो आपने कहा हम खड़े होते हैं शहर में, तो हमें ये कहते हैं अर्बन नक्सली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बहादुर छात्र छात्राएं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हम देर से पहुंचते हैं किसान आंदोलन के लोग, पर देश में किसानों की, आदिवासियों की, दलित की, मछुआरे की, भूमिहीन की और असंगठित क्षेत्र के मजदूर के, शहरी गरीबों की लड़ाई अगर समस्या होती है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हमसे पहले जंतर मंतर में पहुंचते हैं, तो उन्हें टुकड़ा टुकड़ा गैंग कहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से, बहुत बढ़िया आपने कहा है, हमारे आदिवासी आ जाए उन्हें माओवादी कह देते हैं। यहाँ जाट आरक्षण आंदोलन हुआ था, उनको बलात्कारी कह दिया, और कई जाट अभी भी, मैं हैरान हूँ, उसी संगठन में अभी भी है। मैंने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट केसी पीपल जी की अध्यक्षता में, रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, हमने हरियाणा में एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाई। जाटों ने बलात्कार नहीं किया था, पर जाट बलात्कारी होते हैं। ये 28 दिन तक गोदी मीडिया ने चलाया, और जाट समुदाय के लोग आज भी उसी गोदी मीडिया और उसी मोदी घराने के साथ जुड़े हुए। ये बहुत अफसोस की बात है। तो मैं कहना चाहता हूँ, जाट खड़े हुए तो बलात्कारी बताए गए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र हुए तो टुकड़े टुकड़े गैंग बताए गए, अगर हमारे देश में माओवादी आदिवासी आए तो माओवादी बताए गए, शहर में हम खड़े हो गए तो अर्बन नक्सली बताए गए, हमारे देश के मुसलमान इस देश के संविधान को बचाने के लिए खड़े हुए तो पाकिस्तान पर बताए गए, और हमारे देश में सिख खड़े हुए तो खालिस्तानी बताए गए। और जो आपने कहा, हम एक बात जानना चाहते हैं। कई बार मैंने कहा कि हमारे देश में मोहन भागवत का DNA हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी किसी जाति से मिलता ही नहीं, अलग नस्ल के लोग हैं। मोहन भागवत ने कहा
मुझे हिंदू धर्म में कोई कमी नज़र नहीं आती है। मैंने तत्काल से लिखा, जिसका डीएनए धर्म से न मिलता हो और वो धर्म का ठेकेदार बन बैठे, उसको धर्म में कमी क्यों आएगी नज़र। लेकिन मैं देखता हूँ हमारे धर्म में जो आपने बात की, जो हमारे देश में दलितों के साथ व्यवहार होता है, महिलाओं के साथ जो व्यवहार होता है, जो हमारे देश में भी उत्तर प्रदेश में हम मुस्लिम समुदाय के साथ जो लोग आतंकवादी वारदात कर रहे हैं, जो हमारे देश में सिख अन्नदाताओं को, सिखों की कोई लड़ाई नहीं है, सरदारों की कोई समस्या नहीं है, समस्या हमारे देश के अन्नदाताओं की है। हमारे देश के खेत खलियान और खाद्यान्न को ये नालायक बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गिरवी रख रही है। और लंगर की बात मैं कहना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, हमारे देश का जो आंदोलन चलता है, जब हम जंतर मंतर पर पहुँचते हैं तो हमारा लंगर बंगला साहिब में होता है। अगर हमारी संख्या 20,000 ज़्यादा हो जाती है तो हम रकाबगंज गुरुद्वारे में सूचना दे देते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई मेरे साथ देख के चले, बंगला साहिब में नवाजी टोपी पहना हुआ और हाजी आराम से रोटी बनाता हुआ आपको दिखेगा। ये मैं कहता हूँ मानवता के लिए। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ, सिखों ने पहली बार लंगर नहीं चलाया। कोरोना काल के अंदर पूरे विश्व का इतिहास उठा के देखे, इस बार क्या किया। 700 करोड़ की आबादी में किसी देश के नागरिक को भूखा नहीं सोने दिया। गुरु नानक जी की मेहर है। और ये लंगर का सिलसिला तो तब तक चलता रहेगा सिख समुदाय का, जब तक धरती पर मानव सभ्यता कायम रहेगी। कुछ नालायक ये कहते हैं कि सिखों ने पहली बार लंगर चलाया, वो अज्ञानी और मूर्ख लोग हैं। रावत साहब, एक बड़ा सवाल है, बहुत सारे बीजेपी के नेता जवी जवान में इस बात को कहते हैं कि सिखों ने एनआरसी और सीए के विरोध में जो मुसलमान आंदोलन कर रहे थे उनके लिए लंगर लगाया था, उसकी सजा सिखों को अब दी जानी चाहिए। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ 20 वीडियो आप भूपेंद्र रावत के देख सकते हो। मैं मुसलमान नहीं हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, सिखों को ये चड्डी गिरोह के लोग जो देश की आज़ादी की जंग में गौरव की मुखबिरी करते थे और आज़ादी के बाद 2007 से जो चीन के टुकड़ों पर पल रहे हैं, इनकी क्या औकात है सजा देने की। ये तो गलती से, मैं आपको बताता हूँ, लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती है, पर लोकतंत्र में झूठे नारे लगा करके आपने देखा होगा, दुनिया का पहला यार है नरेंद्र मोदी का, जिसने राष्ट्रपति ने अपनी संसद पर हमला करवाया। और हमारे देश का पहला गद्दार है जिसने गलवान घाटी में पहले लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट खारिज करके पुलवामा में हमारे जवानों की हत्या करवाई, और फिर बिहार के चुनाव जीतने के लिए बिहार रेजिमेंट के जवान बर्बाद डाले, और पश्चिम बंगाल के चुनाव जीतने के लिए हमारे किसानों की कुर्बानियां ले रहा है। ऐसा देश का गद्दार दुनिया में 2 ही यार हैं, नरेंद्र मोदी और वो उसका दोस्त यार ट्रंप, और तीसरा नहीं है। इसलिए इनके विषय में ज़्यादा बोलना जी, इसलिए मैं कह सकता हूँ, ये सवाल आपने जो किया है कि ये क्या बोलते हैं, छोड़ दिए, इनके बाप की ताकत है। सरदारों का, मैं लास्ट कहता हूँ, इस पर तब बोलता हूँ, इस लड़ाई में हम आगे कर रहे होते तो कमज़ोर पड़ता। 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं इस कड़क की ठंड में और इतने जज्बे के साथ में आज हमारी इस लड़ाई की अगुवाई सिख समुदाय कर रहे हैं। अगर मैं जन्म लूं, पुनर्जन्म कभी होता हो तो मैं निश्चित तौर पर, मुझे नहीं पता ये समलैंगिकों का इंसान से इंसान में नफरत फैलाने वाला गिरोह कब भागवत ने एप्लीकेशन लगाई होगी कि मैं ऐसी माँ की कोख से पैदा हूँ जो इन नफरत फैलाने का काम करे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि यदि पुनर्जन्म हो तो सच में मैं कहूँगा, जब मेरा जन्म हो तब मैं सिख माँ की कोख से जन्म लूँ, ताकि मेरे में भी मानवता हो, इंसानियत हो, धर्म हो, ताकत हो। रावत साहब, चलते चलते आखिरी सवाल है हमारा, जब 4 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जजों ने रोड पर बैठ करके कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है जी, और अब वही सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार की गोद में बैठ करके डिसीजन दे रहा है, दोनों मामलों को कैसे देखते हैं? एकदम बहुत बढ़िया। आपने देखा फेक इनकाउंटर में उसकी पोल खोल करने वाले संजीव भट्ट को आजीवन कारावास कराने वाले, ये तड़ी पार रह चुका जो गृह मंत्री है, इसको सजा सुनाने से पहले जस्टिस लोया को मिटाने वाले, और सुप्रीम कोर्ट को अपने पक्ष में करने के लिए तब के मुख्य न्यायाधीश गोगोई को बलात्कार के मामले में फंसाने वालों की सरकार है। आप समझ लो, इसको समझना पड़ेगा। इनके पास तमाम तंत्र मंत्र यंत्र हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, ये गुजरात में ईमानदार भट्ट को, संजीव भट्ट को फंसाने वाले, तड़ी पार को बचाने के लिए गोगोई को मिटाने, जस्टिस लोया को मिटाने वाले, और सुप्रीम कोर्ट में सारे फैसले अपने पक्ष में कराने के लिए चीफ जस्टिस को फंसाने वालों के पास हो सकता है कि कई और की वीडियो सीडी भी हो। उसको तो राज्यसभा की कुर्सी दी है। मौजूदा जजों से मैं आग्रह करता हूं, और दुर्भाग्य है, मैंने एक दिन कहा था, मैं फिर कहना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर जजों को और उनके परिवार में किसी को कंपनियों का शेयर खरीदने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और सेना के अधिकारियों को, सेना के अधिकारी और
हमारे देश के अंदर जजों को किसी कंपनी का शेयर होल्डर होने का हक नहीं होना चाहिए, एक। और दो, सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी राजनीतिक झंडा डंडा को नहीं उठाना चाहिए। 13 लाख सेना का अगुवाई करने वाला जनरल बीके सिंह तड़ी पर फर्जी डिग्री वाले के आगे ऐसे खड़ा होता है, मेरे लिए नहीं। मैंने बीके सिंह के आयु के दौरान एनडीटीवी में बड़ी चर्चा की थी, मैंने उसका पक्ष लिया था। मुझे शर्म और अफसोस की बात है, हमारे देश के जनरल होते हुए वो एक बेचारे अनपढ़ आदमी के आगे जिस अंदाज में खड़ा होता है, हमारे देश की सेना का भी अपमान होता है। मुझे लगता है कि सेवानिवृत्ति के बाद जो सेना अधिकारी हैं उनसे भी मैं अपील करता हूँ, अरे ऐसे मत गिरो यार, मर्यादाएं होती हैं कुछ सेना के अधिकारियों की, हम लोग बहुत सम्मान करते हैं।